Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search। आज के इस वीडियो में हम फॉरेंसिक साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक देखने वाले एंड द नेम ऑफ दैट टेक्निक इज नोन एज ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। जनरली किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्निक यूज किया जाता है उसमें एक तो पॉलीग्राफ हो सकता है, नार्को एनालिसिस हो सकता है या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग हो सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के बारे में डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है एंड व्हाट इज द लीगल वैलिडिटी ऑफ दिस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इन आवर इंडिया। चलो तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम व्हाट इज मीन बाय ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। बेसिकली ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग इज अ साइंटिफिक टेक्निक that determines whether a specific information is stored in an individual's brain or not। That means brain fingerprinting टेक्निक के द्वारा हम किसी एक पर्सन के ब्रेन में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है उस इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन के थ्रू उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में या उस पर्सन को गिल्टी प्रूव करने में उस इंफॉर्मेशन का हम यूज कर सके। बेसिकली द फादर ऑफ दिस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग इज नोन एज डॉक्टर लॉरेंस ए फारवेल। दिस डॉक्टर लॉरेंस ए फारवेल इज an American neurologist who discovered that P300 was one aspect of larger brain wave response that he named and patented as murmur। That means जो लार्जर ब्रेन होता है वहां से जो एक वेव रिस्पॉन्स करती है उस वेव को उसने P300 और मर्मर के नाम से उसने पेटेंटेड किया। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस मर्मर? दैट इज मेमोरी एंड इनकोडिंग रिलेटेड मल्टीफैसेटेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक रिस्पॉन्स। इन शॉर्ट इट इज नोन एज मर्मर। दिस P300 waves are specific measurable brain response emitted by the brain of a subject who has the relevant information stored in his brain। That means किसी के ब्रेन में भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर स्टोर की होगी तो हम उस इंफॉर्मेशन को दिस P300 वेव्स को रिकॉर्ड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आने वाले सब्सिक्वेंट स्लाइड में हम देखेंगे। Then see what is the principle of this test? This brain fingerprinting test is based on the principle that every event is stored in the brain of the person, and when the similar event is shown to a person, the brain of that person responds, and this response is recorded with the help of multifaceted electroencephalographic response। दैट मीन्स हमें पता है कि हम जो भी कुछ सोचते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं या कोई भी एक्शन का जो हम प्लानिंग करते हैं वो सारा प्लानिंग हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। इन फ्यूचर अगर वो सिमिलर एक्शन को और वो इवेंट्स को हमारे आंखों के सामने लाया गया तो उसको देख के ब्रेन में सर्टेन रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं। तो इस टेक्निक में हम विद द हेल्प ऑफ मल्टीफैसेट इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक दिस रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करते हैं and on the basis of that responses we find out that particular person is involved in that event or not। Center of every activity as well as the planning and execution of every activity is done by brain only। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सेंटर ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन होगा वो है ब्रेन। जो भी कुछ हम किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूशन करते हैं या उसके बारे में जो थिंक करते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन में स्टोर किया जाता है। सो इस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में हम उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू वो पर्सन वो पर्टिकुलर एक्ट में इन्वॉल्व था या नहीं था ये फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली वो हाउ दिस टेस्ट इज परफॉर्म, दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय a headband containing a sensor is attached to the head of the subject and that subject is seated in front of a computer monitor। मीन्स जिस कोई पर्सन का हम ये ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट करने वाले हैं उस पर्सन के हेड के ऊपर हम एक हेडबैंड लगाते हैं और उस हेडबैंड में नंबर ऑफ सेंसर्स होते हैं। दैट सेंसर्स डिटेक्ट the waves
लिबरेटेड और इमिटेड बाय द ब्रेन। तो उसको ये हेडबैंड पहना के एक कंप्यूटर मॉनिटर के सामने बिठाया जाता है। फिर क्या किया जाता है उसको, अ सीरीज विथ अ स्टिमुली ऑफ रिलीवेंट, इरिलीवेंट एंड अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स और साउंड्स ऑफ क्राइम सीन इज शोन टू द सस्पेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। उस पर्सन को हेडबैंड पहना के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठाया जाता है, तब उसको जो कोई क्राइम सीन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट होगा, पिक्चर्स होगा या कोई साउंड्स होगा, वो सारे इमेजेस और साउंड्स उस स्क्रीन के ऊपर उसको दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये जो कोई सस्पेक्ट है उसका हम टेस्ट करने वाले हैं, तो उसको एक टेबल और चेयर पे आराम से बिठाया जाता है और उसको हेड के ऊपर एक हेडबैंड अटैच किया जाता है। उस हेडबैंड में सर्टेन सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर्स क्या करेंगे, जब हम इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसको क्राइम सीन से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, इमेजेस दिखाएंगे, तब इस पर्सन के ब्रेन में से कुछ वेव्स लिबरेट होगी। तो ये जो सेंसर्स होगा हेड के ऊपर, वो सेंसर्स उस वेव्स को कैच करेगा। तो बेसिकली सपोज फॉर एग्जांपल ये अपना सस्पेक्ट है या सब्जेक्ट है, तो उसको हम इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो भी हमें क्राइम सीन पे कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ फोटो मिले, कुछ इंफॉर्मेशन मिला, ये सारे एविडेंसेस को, फोटोज को इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसको दिखा सकते हैं। या सपोज फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन कोई मिसिंग है, उसको सपोज हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसने उसको मारा होगा या किडनैप किया होगा। तो सपोज हमने उस पर्सन के फोटोज अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाए, तो ये फोटोज को और ये जो क्राइम सीन पे हमें एविडेंसेस मिले, ये सारे एविडेंसेस देख के इस पर्सन के ब्रेन में कुछ तो सर्टेन चेंजेस होंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा उसको, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, द ब्रेन विल रिकॉल इट्स मेमोरी एंड रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट एंड इमिट्स वेव एज प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन। दैट मीन्स जैसे हम उसको मॉनिटर के ऊपर वो सर्टेन इमेजेस, फोटोज, साउंड्स दिखाएंगे और सपोज वो पर्सन उस क्राइम में इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या करेगा, उसके ब्रेन में वो सारा रिकॉल हो जाएगा कि हमने सपोज फॉर एग्जांपल इस क्राइम में मैं इन्वॉल्व था, ये मैंने एक्शन किया, ये उसके ब्रेन में वो रिस्पॉन्स देगा। एंड द ब्रेन ऑफ दैट पर्सन इमिट्स अ वेव फॉर द प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट फोटोज और दैट सीन। जैसे ये वेव इमिट होगी तो क्या होंगे, these waves are recorded in the chart in the fraction of second। so उस पर्सन के ब्रेन में जो भी कोई इंफॉर्मेशन होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन हम इन द फॉर्म ऑफ दिस चार्ट और वेव के रूप में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस पर्सन को कौन कौन से हम स्टिमुलस दिखाते हैं, तो हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टिमुली यूज। सो फर्स्ट वन इज द प्रोब्स। व्हाट इज प्रोब्स? प्रोब्स इज रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेटिंग इवेंट। जो भी कोई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्राइम, उसके रिगार्डिंग ये सारा प्रोब्स होता है। दिस इज रिकॉग्नाइजेबल एंड नोटवर्थी ओनली फॉर द सब्जेक्ट्स हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। दैट मीन्स इस प्रोब में जो कुछ हम थिंग्स दिखाने वाले हैं, वो सारे थिंग्स क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड होंगे। सपोज उस पर्सन ने या उस सब्जेक्ट ने उस क्राइम किया होगा, तो ये सारे इवेंट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम। देन indistinguishable from the relevant for a subject who is not knowledgeable about the situation under investigation। सपोज फॉर एग्जांपल कोई इनोसेंट पर्सन होगा, तो उसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस सर्टेन एक्ट में इन्वॉल्व नहीं था। तो ये जो प्रोब्स में जो कुछ इंफॉर्मेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन अगर सचमुच कोई गिल्टी पर्सन है तो उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अगर कोई इनोसेंट पर्सन है तो उसके लिए वो इरिलेवेंट होगा क्योंकि उसने वो पहले कभी देखा भी नहीं होगा और उस एक्शन को किया भी नहीं होगा। देन सेकंड वन इज अ टारगेट। व्हाट इज टारगेट? टारगेट इज द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोन टू सस्पेक्ट विच विल एस्टैब्लिश अ ब्रेन रिस्पॉन्स कॉल्ड एज मर्मर। टारगेट को देख के दैट मीन्स वो पर्सन सचमुच उस क्राइम में इन्वॉल्व होगा, तो उसको देख के दैट पर्सन्स ब्रेन एस्टैब्लिश अ ब्रेन रिस्पॉन्स एंड दैट ब्रेन रिस्पॉन्स called as murmur। and the last one is a irrelevant stimuli। irrelevant means वो क्राइम सीन के बारे में या क्राइम के रिगार्डिंग कुछ भी स्टिमुली नहीं होगी। that is the information relevant to the crime that the suspect claim to have no knowledge of it। that means उस पर्सन को उस इवेंट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगा, या जो क्राइम हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं
उसके बारे में इसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम irrelevant stimuli. So these are the stimuli used at the time of this brain fingerprinting technique. Now we will see what is the result of this test. इस टेस्ट का रिजल्ट कैसा आता है और उस ग्राफ को कैसे एनालाइज किया जाता है. बेसिकली जो हमने देखा रिलेवेंट, इरिलेवेंट और जो टारगेट होगा और जो भी कोई ब्रेन रिस्पांस होगा वो ब्रेन रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ चार्ट में प्रोड्यूस होता है. तो फॉर एग्जांपल लाइकवाइज एक चार्ट दिखाई देता है, जो भी कुछ हम उस पर्सन का ब्रेन रिस्पांस रिकॉर्ड किया उसको इन द फॉर्म ऑफ चार्ट में ऐसा हम देख सकते हैं. तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसमें बेसिकली 3 लाइंस है. तो उसमें से जो ये रेड लाइंस दिखाई देती है अपने को, दैट रेड लाइन इज द इंफॉर्मेशन द सस्पेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू नो. मीन्स ये जो रेड लाइन का ग्राफ आता है, ये रेड लाइन का ग्राफ क्या बताता है हमें कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन उस सस्पेक्ट को पता होगी. देन नेक्स्ट वन इज अ ग्रीन लाइन, दैट इज इंफॉर्मेशन नॉट नोन टू सस्पेक्ट. ये जो ग्रीन लाइन होगी ये इंफॉर्मेशन सस्पेक्ट को पता नहीं होगी. देन नेक्स्ट वन इज अ ब्लू लाइन, दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम दैट ओनली परपेट्रेटर विल नो. दैट मीन्स यहाँ पे जो भी कोई ग्राफ्स में लाइंस मिलती है तो ये लाइंस को हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कौन से लाइंस किसमें कोरिलेटेड होती है, उसके अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर सस्पेक्ट है वो गिल्टी है या नहीं है हम फाइंड आउट करते हैं. तो सपोज फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन दिस पर्सन इज अ नॉट गिल्टी. कैसे ये गिल्टी नहीं है हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं. अब दूसरा रिजल्ट देखो, सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई गिल्टी पर्सन है तो उस पर्सन का जो हमें ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ लाइकवाइज हमें ऐसा दिखाई दे सकता है. तो इसमें क्या है, हमने देखा कि ऑलरेडी ये रेड लाइन क्या बताती है, ग्रीन लाइन क्या बताती है, ब्लू लाइन क्या बताती है. तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लू एंड रेड लाइंस, ब्लू एंड रेड लाइंस क्या बोलती है हमें, रेड लाइंस बोलती है कि इंफॉर्मेशन द सस्पेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू नो. ये जो कोई जानकारी होगी वो जानकारी उस पर्सन को पता हो सकती है. एंड ब्लू लाइन बोलती है इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम दैट ओनली परपेट्रेटर विल नो. मीन्स की ये ब्लू लाइन मीन्स कि उस जो कोई पर्सन है उस पर्सन को ही सिर्फ ये लाइन और ये इंफॉर्मेशन पता होगी. तो इस रिजल्ट में हमें क्या दिखता है, ब्लू एंड रेड लाइंस क्लोजली कोरिलेट विथ ईच अदर. दैट इज सस्पेक्ट हैज द क्रिटिकल नॉलेज ऑफ द क्राइम. यहाँ पे जो ब्लू एंड रेड लाइंस है दोनों एक दूसरे में क्लोजली कोरिलेट होते हैं. तो उससे हम बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सस्पेक्ट हैज अ क्रिटिकल नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्राइम. दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ और ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि ये सस्पेक्ट है, ये गिल्टी है. यहाँ पे हमने देखा ये जो रेड लाइन है और ब्लू लाइन है एक दूसरे को कोरिलेट नहीं होती. ठीक है, उसमें बहुत सा डिस्टेंस है, गैप है, ये एक दूसरे के ऊपर कोरिलेटेड नहीं है. बट इस ग्राफ में ब्लू एंड रेड लाइन आर क्लोजली कोरिलेट विथ ईच अदर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर सस्पेक्ट हैज अ क्रिटिकल नॉलेज ऑफ द क्राइम. सो लाइकवाइज इस ग्राफ को देख के हम हु इज अ गिल्टी एंड हु इज अ इनोसेंट पर्सन ऐसा हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ found in the brain fingerprinting technique. Basically, an act of crime is imprinted in the brain of the guilty person, whereas there is no any imprint in the brain of an innocent person. यहाँ पे हमने जो देखा ग्राफ, तो उस ग्राफ में क्या है कि ये जो कुछ इम्प्रिंट होता है उस इंफॉर्मेशन का उस पर्सन के ब्रेन में हो सकता है. अगर वो सचमुच गिल्टी पर्सन होगा तो यहाँ पे हमें ग्राफ ऐसा दिखाई दे सकता है. लेकिन अगर इनोसेंट पर्सन होगा तो उसके ब्रेन में कोई भी उस इंफॉर्मेशन का प्रिंट नहीं होगा. इसलिए उसका ब्रेन का जो ग्राफ आएगा, ब्रेन के रिस्पांस का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ हमें ऐसा दिख सकता है. और जो गिल्टी पर्सन होगा उस पर्सन का ब्रेन रिस्पांस का ग्राफ ऐसा आ सकता है. इसलिए हम बोलते हैं कि एन एक्ट ऑफ क्राइम इज इम्प्रिंटेड इन द ब्रेन ऑफ द गिल्टी पर्सन, whereas there is no any imprint in the brain of an innocent person. That's why brain fingerprinting techniques detects the presence or absence of this imprint in the brain of a particular person through a headband equipped with electroencephalographic sensors and differentiate the guilty person from the innocent one. अभी हमने देखा लास्ट वाले स्लाइड में
हम कैसे एक गिल्टी पर्सन को इनोसेंट पर्सन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So this brain fingerprinting technique is a scientific technique and very much important technique to differentiate a guilty person from an innocent person। अगर सच में कोई गिल्टी पर्सन है तो हम देखते हैं कि साइंटिफिकली ग्राफ में कोरिलेशन दिखाई देता है हमें। So on the basis of that relation we can find out who is the guilty person and who is the innocent person। That's why ये ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। इन इंडिया दिस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट इज कैरिड आउट इन द फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी बेंगलोर। जो कर्नाटक में बेंगलोर है वहां पे जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है वहां पे ये ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक परफॉर्म की जाती है। अब हम देखते हैं कि इस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का व्हाट इज द लीगल वैलिडिटी ऑफ दिस टेस्ट इन आवर इंडिया, वेदर दिस टेस्ट इज वैलिड इन कोर्ट ऑफ इंडिया और नॉट। जैसे हमने पॉलीग्राफ टेस्ट में देखा, नार्को एनालिसिस टेस्ट में देखा, इसी टेस्ट में भी जो हमने देखे थे सारे आर्टिकल्स, वो सारे आर्टिकल्स इसी टेस्ट में भी फॉलो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल द आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट मीन्स कोई भी पर्सन को हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खुद के खिलाफ स्टेटमेंट दे सके। द नेक्स्ट वन इज Article 21 of Indian Constitution provides the right to life and personal liberty of each and every person। So ये आर्टिकल भी वायलेशन हो जाता है ऐसा सोचते हैं लोग, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन रेज किया जाता है। The next one is the section 161(2) of CRPC। तो उसमें भी कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर्स को क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की खुद को अगर वो गिल्टी प्रूव कर सकते हैं तो उसके लिए उसको कंपल्सन या बाइंडिंग नहीं किया जा सकता। सो ऑल दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 161(2) ऑफ सीआरपीसी आर इन क्वेश्चनिंग एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग सच टेस्ट। देन result of this test is about 99% accurate। So this test can be used as supporting evidence only। This test can be accepted in the court as a supporting evidence only। That means it can provide a particular direction or a line in the investigation। और हमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी कोई अदर फाइंडिंग्स मिला वो फाइंडिंग्स के साथ हम उसको कोरबरेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। That means the polygraph test, narco analysis test, or this brain fingerprinting test can be used as a supporting evidence at the investigation of a particular crime। So friends, इस वीडियो में हमने देखा what is brain fingerprinting technique, how this technique is performed, and what is the legal validity of this test in our India। Thanks for watching our channel Forensic Search। Thank you। Jai Hind।